प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्वेरिंग इन सेरेमनी ही नहीं थी, बल्कि ये नरेंद्र मोदी की ग्लोबल साउथ के एक इमर्जिंग लीडर के तौर पर एक सेरेमनी थी। सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दिलवा दी, भारत ने दिलवा दी। मोदी जी के नेतृत्व में G20 ने कबूल कर लिया। तो फिर गले वले मिले हुए अफ्रीकन यूनियन के जो हेड थे वो भी आए और फिर मोदी जी से गले वले मिले। तो ग्लोबल साउथ यही है, ऐसे कंट्रियों का एक समूह, ग्रुप जो कि कॉलोनियलिज्म का शिकार हों, क्लाइमेट क्राइसिस से गुजर रहे हों, डेट एंट्रैपमेंट का शिकार हों, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है, गरीबी का शिकार है, और इसको इंडिया लीड कर रहा है। इंडिया इज अपेरेंटली द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। डॉक्टर जयशंकर जो है उसने मुलाकातें शुरू कर दी हैं और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इंडिया को अपने खित्ते में जो एक एक्सटेंसिव नेटवर्किंग की ज़रूरत, जो ये ममालिक हैं जिनको वो समझते हैं कि ये सब छोटे छोटे ममालिक हैं, इनके साथ हमें काम करना चाहिए, ये वो ममालिक हैं जिनके साथ वो हर कीमत में इंगेज करना चाहते हैं। एक ऐसा इवेंट जहां पर नेबर्स फर्स्ट दिखाई देता है और नेबर्स को बुलाया जाता है, उनको आगे रखा जाता है। होना चाहिए। मोदी जी ने आज यही कहा कि वी कैन सिट टुगेदर, वी कैन डू मेनी थिंग्स टुगेदर फॉर ईच अदर। हम लोग पहली बार ऐसा हुआ है कि वी हैव स्टार्टेड कमिंग टुगेदर, दो वी हैव एग्जिस्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि हम लोग एग्जिस्ट तो करते थे पर फोरम नहीं बन पा रहा था कि जब हम साथ में आ पाए और बात कर पाए। अब ये फोरम बन गया है ग्लोबल साउथ का, तो हम अब एक साथ मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने कंसर्न्स को रख सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर अपने चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल साउथ क्या है? एक समय में ग्लोबल साउथ भारत का ही हिस्सा था। नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, ये सब एक समय अखंड भारत का हिस्सा था। अंग्रेज आए, उस ऐसे सरकमस्टांसेस उन्होंने पैदा किए, ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि भारत को उन्होंने विभाजित कर दिया, बांग्लादेश बना दिया। खैर बांग्लादेश तो पाकिस्तान से अलग होके, लेकिन अलग इसको अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, फिर अफगानिस्तान से समझौता हो गया, नेपाल अलग हो गया, म्यांमार को अलग कर दिया, श्रीलंका अलग हो गया, लेकिन एक समय पे ये भारत का हिस्सा था। अभी भी दोस्तों इन सभी देशों को ग्लोबल साउथ कहा जाता है और इनको लीड भारत कर रहा है। अभी आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह देखा होगा, उसमें भी जो ग्लोबल साउथ के नेशंस थे उनको बुलाया गया था और एक तरीके से ये दुनिया में बताया गया कि भाई ग्लोबल साउथ का लीडर इस समय भारत। और दोस्तों यूएसए मीडिया में, यूरोपियन मीडिया में, ऑस्ट्रेलियन मीडिया में इस बात को बहुत अच्छे से समझा भी गया। हर देश में यह हेडलाइन चलाई गई, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में, कि पीएम नरेंद्र मोदी इज अ थर्ड टाइम लीडर ऑफ इंडिया एज वेल एज ग्लोबल साउथ। क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल साउथ टर्म का यूज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किया है, उससे पहले किसी और देश ने नहीं किया था। चाइना समेत कई जो देश हैं वो भारी मात्रा में ग्लोबल साउथ नेशन से ट्रेड तो करते हैं, लेकिन अहमियत नहीं देते। भारत चाहता है कि इन सभी देशों का भारत एक रिप्रेजेंटेटिव बने और इन सबको, इनकी मांगे ग्लोबली रखे, इसलिए भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है। की फॉरेन पॉलिसी आपको पता है, ये G20 में जो अफ्रीकन यूनियन के 55 देश थे, उनको एज अफ्रीकन यूनियन, नॉट इंडिविजुअली बट एज अफ्रीकन यूनियन, उनको स्थायी सदस्यता यानी कि परमानेंट मेंबरशिप ऑफ G20 दे दी गई। अब उनके वारे न्यारे हो गए, दे हैव नाउ प्लग्ड इन टू द ग्लोबल इकोनॉमी। और आप देखेंगे 8 से लेकर 10 साल में क्या फायदे होते हैं अफ्रीका के लिए। लेकिन यहां पे बात ग्लोबल साउथ की है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब G20 का पूरा प्रोग्राम यहां पे सेट हो रहा था और मिस्टर अमिताभ कांत, ही वाज द शेरपा, वन ऑफ द डायरेक्शंस गिवन टू द एंटायर टीम मैनेजिंग G20 वाज दैट द फोकस शुड बी ऑन द ग्लोबल साउथ। फोकस शुड बी ऑन द ग्लोबल साउथ। ये जो गरीब देश हैं, ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, ये वो देश हैं जिनको लोन्स की जरूरत पड़ती है, ये जहां पे गरीबी है, जहां पे मुफलिसी है, ये सब इन पे फोकस करो, इनकी आवाज बनो। और दोस्तों जब इनकी आवाज बनने की बात हुई तो सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दिलवा दी, भारत ने दिलवा दी। मोदी जी के नेतृत्व में G20 ने कबूल कर लिया। तो फिर गले वले मिले हुए अफ्रीकन यूनियन के जो हेड थे वो भी आए और फिर मोदी जी से गले वले मिले और वहां पे काफी, मतलब जिसको कहते हैं, एक इमोशनल सीन हुआ।
लेकिन इस बार शपथ ग्रहण में जिन लोगों को मोदी जी ने बुलाया है, हाँ वो नेबर्स हैं या इमीडिएट नेबर्स हैं, ईदर दे आर नेबर्स और इमीडिएट नेबर्स, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये दिखाता है कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी की फॉरेन पॉलिसी, मोदी 3.0 जो कह रहे हैं, उसकी आपको ट्रेलर जो है ना, आपको येस्टरडे ओथ टेकिंग सेरेमनी में वो ट्रेलर दुनिया को दिख गया। और मुझे ये सब ग्लोबल साउथ में, देखिए ग्लोबल साउथ में भारत कुछ हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं, इन द लॉन्ग रन छोटे मोटे में आप ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं, अब वैसा, अब ये हो गया, अब इसने ये कर दिया, क्या इंडिया यहां पे इन हो गया, क्या इंडिया यहां पे आउट हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। ये सब लंबी रेस के घोड़े हैं। जियो पॉलिटिक्स में जेस्टेशन पीरियड इज टू मच। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मुइजू आ गया तो क्या इंडिया मालदीव से आउट हो गया, नहीं, मुइजू के बाद कोई और आ जाएगा। तो ये चक्र है, कालचक्र घूमता रहता है। ये सब जो हैं ये हमारे नेबर्स भी हैं। पहली चीज, दीज आर ऑल्सो नेशंस ऑफ द ग्लोबल साउथ। दोस्तों ये देखने की बहुत जरूरत है, दीज आर नेशंस ऑफ द ग्लोबल साउथ। इंडिया वॉज डूइंग डिप्लोमेसी इवन देन, इंडिया वॉज वॉचिंग वेरी क्लोजली किसको बुलाना है, मोदी जी की सरकार है, किसको, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। पाकिस्तान नेबर है और पाकिस्तान उतना ही ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में है जितना नेपाल है, जितना बांग्लादेश है। मैं ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की बात कर रहा हूं, जितना भूटान है। लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया। चीन को तो वैसे ही नहीं बुलाना था, वो तो उस लायक ही नहीं है, पाकिस्तान भी उस लायक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में बड़ी शिकायत है कि हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया। देयर आर लॉट ऑफ कंप्लेंट्स। पाकिस्तानी मीडिया कहता है हमें इंडिया ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कल था, जो लोग कह रहे हैं ना कि ये ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, नो, इट वॉज ऑल्सो अ डिप्लोमेटिक इवेंट एंड मोदी जी ने इसको इस्तेमाल करा है एज अ डिप्लोमेटिक इवेंट एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ द वीडियो टुडे। अपने नेबर्स को कितना इम्पोर्टेंट समझता है, इंडिया के लिए उसका हमसाया कितना अहम है। आपको याद है जनरल मुशर्रफ ने किताब लिखी थी पाकिस्तान फर्स्ट, और जनरल मुशर्रफ ने नारा लगाया था पाकिस्तान फर्स्ट। लोगों ने बड़ा पसंद किया था। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया भी बहुत आसानी के साथ यह नारा लगा सकता है इंडिया फर्स्ट? लेकिन उनकी स्ट्रेटजी इससे कहीं ज्यादा बड़ी स्ट्रेटजी है भारत की। वो ये नहीं कहता कि इंडिया फर्स्ट, वो ये कहता है नेबर्स फर्स्ट, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जब वो ये कहेंगे तो वो पूरे ग्लोबल साउथ के लीडर बनेंगे, और जब ग्लोबल साउथ को वो लीड करेंगे तो इंडिया ही फर्स्ट रहेगा ना। तो आप जरा उनकी स्ट्रेटजी देखें। किसी भी कंट्री के लिए बहुत कहना आसान है और कह देते हैं कंट्रीज के हमारी जो है प्रेफरेंस वो तो अपने लिए, हमारा बेनिफिट सबसे आगे, हमारा वो इंटरेस्ट सबसे आगे। लेकिन वो फेल होते हैं, वो उस तरीके से कामयाबी हासिल नहीं कर पाते जैसे कि इस वक्त इंडिया कर पा रहा है। जो ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर मोदी साहब की इमर्जिंग पावर है, वो काबिले दीद है। क्या बात है। आपने देखा कि कैसे उन्होंने साउथ एशिया की कंट्रीज को अपनी इस सेरेमनी में बुलाया, अपने तमाम तर इख्तलाफात पीछे रख के, साइड पर रखकर। मालदीव्स के लीडर को भी उन्होंने बुलाया, बहुत उनके साथ चलती रही उनकी जो चलते देखा आपने साइड लाइन में जो दोनों की जो है आपस में। हालांकि मालदीव्स का तो कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से, लेकिन फिर भी होता रहा। और उसमें उनका ये कहना है कि चाइना जो है वो मालदीव्स में, और सिर्फ मालदीव्स ही नहीं बल्कि वो जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें भी वो अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करता रहता है। ना सिर्फ रखता है बल्कि मजीद उसको गहरा भी करना चाहता है, क्योंकि चाइना की कोशिश होती है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पर भी, ग्लोबल साउथ में भी उसकी जो से है वो ज़्यादा हो और उसका इन्फ्लुएंस पड़े। तो इसको बड़े ही कामयाबी से, बड़े ही एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मोदी साहब ने और इंडिया ने इस तरीके से काटा है कि उन्होंने सबको बुला लिया और अपने करीब कर लिया। अपने दुश्मन को भी उन्होंने दोस्त से ज़्यादा करीब रखा। मुइज़्ज़ू को बुलाया उन्होंने,